अध्याय 1096 विश्वासघात। जैसे जैसे आकाश अंधेरा बढ़ता गया, गाउतियानवु ने सभी को वापस गोयान गांव ले जाया। हालांकि यह हवा और बर्फ में एक व्यस्त दिन था, हर कोई काफी खुश था कि यात्रा फलदायी थी। गांव लौटने के बाद गाउतियानवु ने जियोगुन को अनाज को गोदाम में ले जाने के लिए कहा। उन्होंने इस समय बहुत अधिक ऊर्जा समाप्त कर दी थी और बस वापस जाना चाहते थे और अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक अच्छी नींद लेना चाहते थे। जियोगुन ने आदेश लिया और वहां के लोगों को भोजन स्टोर करने के लिए ले गए। गाउतियानवु ने अपने कपड़े भी नहीं उतार दिए, उसने खुद को एक रजाई में लपेट लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन अचानक उसके कानों में चिल्लाने और शाप देने की आवाज़ हुई। तुम कुतिया, उठो। तब उसके शरीर में तेज दर्द हुआ। गाउतियानवु ने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन पाया कि वह अब नहीं चल सकता है और रस्सियों द्वारा कसकर बंधा हुआ था। वह हैरान था और पीला हो गया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेंगचुवान और ग्रामीणों के एक समूह को गुस्से में चेहरे के साथ देखा। आप क्या कर रहे हो? गाउतियानवु पूरी तरह से भ्रमित था। वह नहीं जानता था कि ग्रामीणों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आप कमबख्त, पूछे गए सवाल जानबूझकर। मेंगचुवान ने आकर उसे सीधे लात मारी, उसे जमीन पर दस्तक दी। कई ग्रामीणों ने आकर उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के बाहर खींच लिया। गाउतियानवु को जल्दी से बाहर खींच लिया गया था। गाउतियानवु बाहर गए और एक नज़र डाली। उसके सामने के दृश्य ने तुरंत अपने विद्यार्थियों को सिकोड़ दिया। गांव में खुली जगह में सैकड़ों मशाले जलाए गए थे और बीच में एक बड़ा बर्तन स्थापित किया गया था, जिसका उपयोग गांव में नए साल के दौरान सुअरों को मारने के लिए किया गया था। उनके छोटे भाई जियोगुन सहित उनके कई भाई सभी बंधे हुए थे और जमीन पर घुटने टेक रहे थे। विद्रोह, ये शब्द तुरंत गाउतियानवु के दिमाग में आया। आप क्या करने जा रहे हैं? आप हमें क्यों बांध रहे हैं? गाउतियानवु ने गुस्से से पूछा। जवाब में किसी ने उसे अपने हिंद पैरों के पीछे से 2 लाठी दी, उसे जमीन पर दस्तक दी। मेंगचुवान ने आ गया, उसकी नाक की ओर इशारा किया और शाप दिया। गाउतियानवु, आप इतने लंबे समय से सिर्फ इसलिए कि आपके पास विशेष शक्तियां हैं। हम सभी ग्रामीणों ने आपके भाइयों को लंबे समय तक सहन किया है। आज हम प्रवृत्ति को सुधारने के लिए आपको जीवित करने जा रहे हैं। गाउतियानवु के कई छोटे भाइयों को तब तक पीटा गया था जब तक कि वे खून में नहीं ढके थे। जब उन्होंने मेंगचुवान के शब्दों को सुना तो वे केवल उसे गुस्से में देख सकते थे। आप पादते हैं। जियोगुन की आंखें रक्तपात थीं। अगर यह भाई जियोवु के लिए नहीं होता तो गोयान गांव को बहुत पहले अन्य गांवों द्वारा मिटा दिया जाता। ये शर्म की बात है कि हम आपके लिए भोजन खोजने के लिए भी भाग गए। ये है कि आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक ग्रामीण ने अपने होठों पर एक घिनौना था। उन्होंने जियाओ गुआंग और गाउतियानवु को जमीन पर देखा, उनकी आंखों में एक गर्व के साथ। हाँ, सबसे कठिन दिनों में ये वास्तव में गाउतियानवु था जिसने अपने भाइयों को गांव की रक्षा के लिए नेतृत्व किया। सबसे पहले ग्रामीण उनके प्रति बहुत आभारी थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके आसपास के खतरे गुजरे और वे उस समय दुख को भूलने लगे। गांव के प्रमुख गाउतियानवु के लिए, जो कड़ाई से उनका प्रबंधन कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने दिल में नाराजगी महसूस करने लगी। हालांकि वे आमतौर पर इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, अब स्थिति बदल गई है। वे शीर्ष पर हैं, जबकि गाउतियानवु और उनके छोटे भाई कैदी बन गए हैं जो हर कोई हराना चाहता है। इन लोगों को देखकर जिन्हें वे एक बार चापलूसी कर सकते थे और अब डूबे हुए कुत्तों में बदल सकते थे, ग्रामीणों को उनके दिलों में बेहद खुश महसूस हुआ। ज़्यादातर लोगों के लिए उन्हें परवाह नहीं है कि सच्चाई क्या है। जब तक वे उच्च स्थिति वाले लोगों को खटखटाते हुए देखते हैं, वे सराहना करेंगे, पाई का एक हिस्सा लेंगे और अगले व्यक्ति के पद छोड़ने की प्रतीक्षा करेंगे। कई ग्रामीणों ने भाग लिया और चेहरे पर कई बार जियोगुआन को लात मारी। उसकी नाक कुटिल थी और उसके कई दांत खटखटाए गए थे। जियोगुआन का मुंह खून से भरा था, उसका चेहरा सूज गया था और वह अब पूरी सजा नहीं बोल सकता था। जब गाउतियानवु ने इस दृश्य को देखा तो उसका खून उबला। वह मेंगचुवान को घूरता रहा और चिल्लाया, अगर मेरे पास कुछ आता है तो मेरे भाई को शर्मिंदा न करें। मेंगचुवान, क्या आप सिर्फ गांव के प्रमुख नहीं बनना चाहते हैं? मैं इसे आपको दे सकता हूं और हमें जाने दे सकता हूं। मेंगचुवान की संकीर्ण त्रिकोणीय आंखें खुशी से चमकती थीं और उनके मुंह के कोने पर मुस्कान एक चालाक लोमड़ी की तरह थी। गाउतियानवु, उसने अपना सिर नीचे कर दिया और गाउतियानवु के सामने झुक गया और एक मुस्कान के साथ कहा, आपके पास आज भी है। मैं सिर्फ आपको खड़ा नहीं कर सकता, आप बॉस क्यों हो सकते हैं? आज मैं आपकी सीट चाहता हूं। और उसने अपनी आंखें खोली, एक भयंकर और ठंडे टकटकी का खुलासा करते हुए, मैं आप सभी को जीवन चाहता हूं। गाउतियानवु का दिल अचानक ठंडा हो गया। ये ठीक होगा यदि उन्हें सिर्फ गांव के प्रमुख की स्थिति से दूर ले जाया गया। ये ग्रामीण वास्तव में अपने भाइयों का जीवन चाहते हैं। क्यों? उसने अपनी गर्दन को अनिच्छा से उठाया और गुस्से से पूछा, मैं पिछले 1 साल से ग्राम प्रमुख रहा हूं और मैंने पूरे गांव के अस्तित्व को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है।
हमने गांव की रक्षा की और बेघर लोगों के कितने समूहों को दूर किया गया। हमने हवा और बर्फ को तोड़ दिया और हमें आपके लिए कितना भोजन मिला। क्या आप उस कृतघ्न हैं? गांव त्यानवु ने अनिच्छा से गर्जना की और वह इतना क्रोधित था कि उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जा सकता है जिसे उसने सुरक्षा के लिए इतनी मेहनत की थी। उनके शब्दों को सुनकर आसपास के ग्रामीण अपने चेहरे पर संकोच करते दिखे। आखिरकार गांव त्यानवु ने जो कहा वह सच था और उन्होंने वास्तव में गोयान गांव के लिए बहुत कुछ भुगतान किया था। जब मेंगचुवान के आसपास के कई लोगों ने ये सुना तो वे तुरंत चिल्लाए और जोर से शाप दिया। चुप रहो, आप गोयान गांव से हैं। आप गांव की रक्षा करने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या गांव के लोग आपकी रक्षा नहीं करते हैं? ये सामूहिक में योगदान करना आपका कर्तव्य है। अब आप यहाँ क्रेडिट मांगने के लिए हैं। आप कितने बेशर्म हैं। जब आप गांव के प्रमुख बने तो आपने गांव से कितना भोजन चुराया। क्या आपको वास्तव में लगता है कि हम नहीं जानते थे? मैंने देखा कि आपने सामूहिक भोजन चुरा लिया है और इसे छिपाने के लिए दौड़ते हैं। गांव त्यानवु लगभग खून थूकते हैं। क्या गोयुआन गांव ने उसकी रक्षा की? कितना हास्यास्पद। वह और उनके छोटे भाई जियोगुंग दोनों अजनबी हैं। दुनिया की समाप्ति के बाद अपनी क्षमताओं और उनके आसपास भाइयों के एक समूह पर भरोसा करते हुए वे अच्छी तरह से रह सकते थे। वे वही थे जो अपने साथी ग्रामीणों के लिए भावनाओं से बाहर गांव की रक्षा के लिए पूरी तरह से खड़े थे। उनके बिना गयुवान गांव के लिए इसके आसपास के कई बड़े और समृद्ध गांवों के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि बाद में बेघर लोगों के गिरोह थे जो हथियारों के साथ लूटने आए थे। ऐसा क्यों है कि अब यह उनके मुंह में है? गांव त्यानवु और अन्य का योगदान निश्चित रूप से है। उसके बारे में घटना के लिए भोजन चोरी करने के लिए। गांव त्यानवु ने जल्दबाजी में समझाया, आपने गलत समझा। मैंने अनाज को चुराया नहीं, मैंने इसका इस्तेमाल किसी को कुछ समय पहले कॉकरोच समस्या को हल करने के लिए किराए पर लेने के लिए किया था। मेंगचुवान ने ठंड से मुस्कुराया और उसे सीधे सीने में लात मारी। गांव त्यानवु को वापस घुटाया गया और उसका चेहरा लाल हो गया। अब इस समय आपकी बकवास कौन सुनेगे? गांव त्यानवु ने मेंगचुवान को जमकर देखा, लेकिन मेंगचुवान ने अचानक नीचे गिरा दिया, उसके बालों के पीछे पकड़ लिया और उसके कान में डाला और कहा, क्या आप वर्तमान स्थिति को नहीं समझते हैं? अब जब सभी ने कार्रवाई की है तो कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कारण क्या हैं, आपको आज रात मरना होगा। अध्याय 1092 कीटनाशक टीम। उत्परिवर्तित तिलचट्टे के उद्भव ने सभी को आश्चर्यचकित नहीं किया। चूंकि मनुष्य उत्परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए जानवर, पौधे, कीड़े सभी जीवित चीजें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसे पहले नहीं देखा है। उनके घर में 2 उत्परिवर्तित जीव हैं। हालांकि मनुष्यों पर इस तरह के संगठित और अनुशासित उत्परिवर्ती प्राणियों द्वारा हमलों ने उन्हें सावधानी के साथ इलाज करने के लिए मजबूर किया। उनके दिलों में अभी भी लाशों और चूहों के मूल ज्वार की छाया है। यांग शिनिक्सिन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता कि इस मामले के पीछे की कहानी इतनी सरल है। एक उच्च संभावना है कि कोई इस सब को नियंत्रित कर रहा है। यह न तो बहुत जल्दी है और न ही बहुत देर हो चुकी है। ये निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है कि एक ही समय में 3 प्रमुख ठिकानों पर हमला किया गया था। झांग यी ने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यह कौन हो सकता है। यदि वे शक्तिशाली लोग झांग यी से बदला लेना चाहते थे तो वे ऐसे बचकाना तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे। कॉकरोच झुंड सबसे घृणित झांग यी पर होगा और झांग यी को कुछ परेशानी पैदा करेगा, लेकिन ये झांग यी और उसके दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाएगा। यांग शिनिक्सिन ने कहा, दुनिया अब पहले की तरह नहीं है और कई चीज़ों को सामान्य ज्ञान द्वारा मापा नहीं जा सकता है। तो भाई, चलो पहले कॉकरोच की समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। उस समय मेरा मानना है कि दूसरी पार्टी स्वाभाविक रूप से अगली चाल होगी। झांग यी अपनी बाहों के साथ सोफे पर झुक गया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी असहाय हो गई। कीट हटाने, मैं इस पर बहुत अच्छा नहीं लगता। जिन प्रजातियों में मनुष्यों ने हजारों साल बिताए हैं वे अब तियानहाई शहर में खत्म हो गए हैं। हालांकि झांग यी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास वास्तव में कोई अच्छा विचार नहीं है अगर उसे कीड़े को मारने के लिए कहा जाता है। ये बहुत अच्छा होगा यदि एक कीट नियंत्रण टीम इस समय मदद करने के लिए आ सकती है। झांग यी ने आह भरी। एक साथ कमरे में एक आह भरी थी। कीट हटाने वास्तव में परेशानी भरा है। हालांकि यह परेशानी है, जो कुछ भी करने की आवश्यकता है अभी भी किया जाता है। झांग यी ने जल्दी से अपने परिवार के साथ एक योजना बनाई। चूंकि हम कीड़ों को मारना चाहते हैं, कीटनाशक स्पष्ट रूप से सबसे अच्छे हैं। ये सिर्फ इतना है कि आज के कॉकरोच ने उत्परिवर्तित किया है। तिलचट्टों की तन में जीवन शक्ति को ध्यान में रखते हुए भले ही कीटनाशकों को विकसित किया जाता है, उनके लिए अनुकूलन करना संभव है। बाड़ उसी तरह से काम करती है। भले ही यह अस्थायी रूप से कुछ तिलचट्टे को मार सकता है, लेकिन यह समस्या को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता है। इसके बारे में सोचने के बाद किसी के पास एक अच्छा समाधान नहीं है।
इस कठिन कीट का सामना करते समय विश्व प्रसिद्ध अराजकता भी थोड़ा असहाय लग रहा था। बेशक आश्रय को तिलचिट्टे के संक्रमण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर तिलचिट्टे को उखाड़ने की अनुमति दी जाती है तो मुझे डर है कि पूरा तियानहाई शहर जल्द ही एक विशाल तिलचिट्टे के घोंसले में बदल जाएगा, जो झांग यी को एक बड़ा सिर दर्द देगा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ब्लिज़ार्ड सिटी से मदद लेने का फैसला किया। आखिरकार वे उत्परिवर्ती प्राणियों से निपटने में अधिक अनुभवी हैं। मदद के लिए झांग यी के अनुरोध को प्राप्त करने के बाद झू झेंग का मुंह हंसी में लगभग टूट गया। भगवान जानता है कि झांग यी को मदद मांगने के लिए पहल करना कितना दुर्लभ है। ये सिर्फ कीट नियंत्रण है। हमने इस स्थिति से एक से अधिक बार निपटा है। चिंता न करें, इस मामले को हमारे पास छोड़ दें। ब्लिज़ार्ड सिटी में पेशेवर कीट एक्सटर्मिनेटर्स की कोई कमी नहीं है। जल्द ही टेंगू टीम के एस्कॉर्ट के तहत पेशेवर कीट एक्सटर्मिनेटर्स की एक टीम तियानहाई शहर में आई। उनके तरीके वास्तव में पर्याप्त पेशेवर थे। उन्होंने पहले कुछ उत्परिवर्तित तिलचिट्टे पर कब्जा कर लिया और फिर जल्दी से दवा तैयार की। फिर टेंगू टीम के सदस्यों को सहयोग करने के लिए कहें और इन दवाओं को उन स्थानों पर डालें जहां तिलचिट्टे को संक्रमित करने का खतरा है। 1 मिनट रुको, क्या ये दवाएं मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को प्रदूषित कर देंगे? झांग यी ने अपनी खुद की संदेह जताई। कीट नियंत्रण विशेषज्ञ जिन्होंने ड्रग्स को तैयार किया, जो झांग यी को समझाया गया था, ये आनुवंशिक दवाएं हैं, विशेष रूप से स्थानीय उत्परिवर्तित तिलचिट्टे के लिए विकसित की गई हैं। दवा लेने के बाद ये जल्दी से नहीं मर जाएगा, लेकिन अपनी प्रजनन क्षमता खो देगा और 7 दिनों के बाद मर जाएगा। इतना ही नहीं, इसकी प्रजनन वृत्ति बेहद मजबूत हो जाएगी और फिर यह विपरीत लिंग के साथ क्रेज़ली सामंजस्यपूर्ण संभोग करेगा। आनुवंशिक दवाएं इस तरह से फैली होंगी। उद्धरण चिन्ह झांग यी ने ये सुना, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन मावल, ये बस अद्भुत है। तिलचिट्टों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास एक मजबूत प्रजनन क्षमता है और उनसे निपटने के लिए इस विशेषता का उपयोग करना क्रूर है। कीट नियंत्रण विशेषज्ञों द्वारा कुछ कार्यों के बाद निश्चित रूप से तियानहाई शहर में कीटों को जल्दी से कमजोर हो गया, जब तक कि वे अब दिखाई नहीं दे रहे थे। झांग यी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आहें भरना, सीखने में प्राथमिकताएं हैं और कौशल में विशिष्टताएं हैं। हर कोई एक पेंच है। यदि सही स्थिति में रखा जाता है तो वे एक इप्सिलन स्तरीय विदेशी की तुलना में अधिक भूमिका निभा सकते हैं। अपने मिशन को पूरा करने के बाद कीट नियंत्रण विशेषज्ञों ने तियानहाई शहर छोड़ दिया और छोड़ने से पहले झांग यी को अपनी संपर्क जानकारी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे उनसे फिर से संपर्क करेंगे। जाने से पहले झांग यी ने उनसे पूछा, क्या ये संभव है कि तिलचिट्टे इस दवा के अनुकूल हों और इसके लिए प्रतिरोधी बन जाए? कीट नियंत्रण विशेषज्ञ हंसे। यह एक आनुवंशिक दवा है जो उनके शरीर पर विशिष्ट आनुवंशिक अनुक्रमों को लक्षित करती है। जब तक ये तिलचिट्टे बड़ी संख्या में आनुवंशिक अनुक्रम उत्परिवर्तन का उत्पादन नहीं करते हैं, वे बिल्कुल भी अनुकूलन नहीं कर पाएंगे। झांग यी ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक सार्थक प्रकाश चमक रहा था। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि कोई समस्या आगे बढ़ती है तो आप मूल रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति चुपके से कुछ कर रहा है। झांग यी ने उन्हें देखा और फिर आराम नहीं किया, लेकिन 3 प्रमुख ठिकानों में लोगों को आराम नहीं करने का आदेश दिया। फिर बस चीजों के विकसित होने की प्रतीक्षा करें। जिसन बेस परित्यक्त गुफा में एक गुस्से में आवाज अंधेरे, नम और बदबूदार स्थान से आई। लानत आदमी, वह वास्तव में कीमती बग को मार डाला जो मैंने उठाया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरे बच्चे को नहीं मारा जा सकता है, यह मजबूत और मजबूत हो जाएगा। वैसे भी तियानहाई शहर में आज सबसे अपरिहार्य बात भोजन है। एक परित्यक्त प्रयोगशाला में बेहोश भूरे रंग की रोशनी ने एक बेहद बदसूरत चेहरे को प्रतिबिंबित किया। उसका चेहरा बदसूरत गड्ढों से भरा था और उसकी 2 आंखें पिकासो की तरह थीं। एक को तिरछा किया गया था और दूसरा खड़ा था। उसके सिर पर केवल कुछ विरल बाल थे। उन्होंने अपने हाथ में कई अभिकर्मक बोतलें रखीं, विभिन्न रंगों के मिश्रित औषधि एक साथ, और जल्द ही एक गहरे हरे रंग की औषधि का उत्पादन किया। आप उन सभी कीड़े को नहीं मार सकते जो मैं उठाता हूँ। हे, वह एक कीट की तरह मुस्कुराया, फिर चारों ओर मुड़ा, एक अंगूठे के आकार का तिलचट्टा पकड़ लिया और उसे बोतल में भर दिया। कॉकरोच थोड़ी देर के लिए औषधि में संघर्ष करता रहा और अचानक उसके शरीर पर एक अजीब बदलाव आया। 7 या 8 सहायक पैर उसके शरीर के सभी कोनों से बाहर निकल गए और फिर इसके पूरे शरीर का कई बार विस्तार हुआ, जिससे पूरी तरह से गहरे हरे रंग का हो गया। तड़क गया। फ्लास्क को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और कॉकरोच को हरे बलगम में कवर किया गया था और जल्दी से रेंग गया। बदसूरत अजीब की आंखें लगभग बाहर निकल गईं और उनके चेहरे पर एक बेहद बदसूरत मुस्कान दिखाई दी। मैं मारने के लिए सबसे कठिन कीड़े उठाऊंगा। झांग यी, बस रुको और देखो। हे। अध्याय 1098 ग्लेशियर के नीचे रहस्यमय जीव। जब गाओ तियानवू ने सुना कि झांग यी ने क्या कहा और दूसरों ने उसकी जान बचाई, तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पहले इस मामले के बारे में पूछना होगा।
कृपया मुझे माफ़ कर दें। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और कहा, उसके शब्दों में कुछ माफ़ी के साथ। झांग यी ने अस्वीकृति से मुस्कुराया। वह वैसे भी जल्दी में नहीं था, इसलिए उसने गाओ तियानवु को इसे व्यवस्थित करने दिया। गाओ तियानवु ने जियोगुंग और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। लाभार्थी, क्या मैं पहले अपने भाइयों के लिए व्यवस्था कर सकता हूँ? झांग यी ने कहा, जितनी जल्दी हो सके। गाओ तियानवु ने जल्दबाजी की। हालांकि वह इस समय बहुत कमज़ोर और घायल हो गया था, फिर भी वह कई भाइयों की मदद करने के लिए संघर्ष कर रहा था और गर्म रखने के लिए उन्हें कमरे में ले आया। पूरा गोयान गांव इस समय घातक चुप्पी में था। ग्रामीण घबराए हुए थे, घर भाग गए थे और फिर चुपके से गाओ तियानवु के घर के सामने देखा गया था। वे असहज थे और नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। क्या गाओ तियानवु बाद में उन पर बदला लेगा? उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन अब ये ठंड और बर्फीली थी और अगर वे गांव छोड़ देते तो वे जल्द ही मर जाते। इस मामले का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेंग चुवान द्वारा उकसाया गया था। उसे हमसे नफरत नहीं करनी चाहिए। जब समय आता है, जब तक कि हर कोई उससे माफ़ी मांगने के लिए ख़त्म हो जाता है, मुझे लगता है कि वह पूरे गांव के खिलाफ एक शिकायत नहीं करेगा। हर कोई कुछ अच्छे शब्द कहता है और उसकी तारीफ करता है और शायद वह इस मामले के बारे में भूल जाएगा। ग्रामीणों ने खुद को इतना आराम दिया कि उन्होंने थोड़ा आराम किया। गाओ तियानवु ने ध्यान से भाइयों की व्यवस्था की, उन्हें आराम करने के लिए लेटने दिया और उन्हें गर्म रखने के लिए स्टोव को जलाया। सब कुछ तैयार करने के बाद वह घर से बाहर चला गया और झांग यी और लियांग यू से कहा, आप दो, मैं देख सकता हूं कि आप सामान्य लोग नहीं हैं, इसलिए इस बार मैं आपको उस दोस्त को खोजने के लिए सीधे ले जाऊंगा। झांग यी मुस्कुराया और सिर हिलाया, स्मार्ट। लियांग यू ने कम आवाज में पूछा, उसने अपना मन क्यों बदल दिया? झांग यी ने कहा, जिस तरह से वह अब दिखता है, वहाँ कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं अगर हम वास्तव में उसका अनुसरण करना चाहते हैं। यह अधिक उदार होना और हमें वहाँ ले जाना बेहतर है और अभी भी एहसान हासिल करता है। लियांग यू ने सिर हिलाया, तो यह है। गाओ तियानवु ने झांग यी और लियांग यू को ले लिया और गांव के उत्तर पश्चिम की ओर चला गया। झांग यी ने उसके साथ बातचीत की और शांति से पूछा, आप बाद में अपने गांव में क्या करने जा रहे हैं? झांग यी के चरित्र के अनुसार अगर उन लोगों ने उसे धोखा दिया तो केवल एक परिणाम होगा। यूएलयू समुदाय में मूल पड़ोसी इससे बहुत परिचित होना चाहिए। गाओ तियानवु ने बहुत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर नीचे कर दिया। एक लंबे समय के बाद उसने आहें भरी। वे क्या जानते हैं? वे सिर्फ किसानों के एक समूह हैं जिन्हें बहुत कम ज्ञान है और आसानी से धोखा दिया जाता है। अपराधी आप दोनों द्वारा मार दिया गया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उन लोगों के लिए मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनकर झांग यी मूल रूप से थोड़ा हंसी। हालांकि गाओ तियानवु ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब से मैं उनसे पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा और अब इसमें शामिल नहीं हो जाऊंगा। झांग यी ने चुपचाप सिर हिलाया। आप काफ़ी दिलचस्प हैं। उन्होंने सोचा कि यह गाओ तियानवु वास्तव में दिलचस्प था। इस व्यक्ति का चरित्र कुछ हद तक चाचा के समान है, दोनों में एक अच्छा स्वभाव और थोड़ा आदर्शवाद है। लेकिन सौभाग्य से वह मूर्ख नहीं है, अन्यथा वह लियांग यू नहीं बन जाएगा। एक व्यक्ति अपने गांव को सर्वनाश में 3 साल तक बचा सकता है, जो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। कई लोग उत्तर पश्चिम की ओर सभी तरह से टहलते रहे। झांग यी जल्दी में नहीं था और अंतरिक्ष कूद का उपयोग करने की क्षमता नहीं थी। इसके बजाय वह चला गया और गाओ तियानवु के साथ हर तरह से बात की। अप्रत्याशित रूप से दो लोगों ने बातचीत की और पाया कि वे काफ़ी सट्टा थे। गाओ तियानवु झांग यी से 1 वर्ष छोटा है। उन्होंने पहले तियानहाई सिटी में भी काम किया और शिक्षा और अनुभव के मामले में अपेक्षाकृत करीब हैं। दुनिया की समाप्ति के बाद झांग यी सभी के खिलाफ रखरखाव कर रहा है और यह पहली बार है जब उसने अपने साथियों के साथ इस तरह की बातें की हैं। उसके आसपास के लोग या तो उससे प्यार करते हैं या उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो सामान्य रूप से उसके साथ चैट कर सकते हैं। इस समय मैं गाओ तियानवु से मिला और ये दुर्लभ था कि मैं कुछ सामान्य मुद्दों के बारे में चैट कर सकता था। हालांकि यह इसलिए भी है क्योंकि गाओ तियानवु सही समय पर दिखाई दिए। अगर झांग यी ने आधे साल पहले इस तरह के एक जंगली अजनबी का सामना किया होता तो वह या तो दूर रहता या उसे सीधे मार देता। वह अब जितना शांत हो सकता है, इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए वह अभी भी मजबूत है और उसकी मानसिकता बदल गई है। कुछ चैटिंग के बाद मुझे पता चला कि गाओ तियानवु और उनके चचेरे भाई गाओ चांगगंग दोनों अजनबी थे। ये सिर्फ इतना है कि उन दोनों के अन्य अजनबियों के साथ कुछ संपर्क हैं और उन्हें अपनी ताकत का ज़्यादा विचार नहीं है। मैं केवल ये जानता हूं कि वे पठार गांव के पास थे और कई लड़ाई का अनुभव करते थे, बड़े और छोटे। ये पड़ोसी गांवों के साथ हुआ और यह कुछ बेघर डाकुओं के साथ भी हुआ, लेकिन क्योंकि वे यहाँ थे, गोयान गांव को कभी भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। झांग यी को अपने दिल में कुछ दिलचस्पी थी। दुनिया के अंत से अब तक सबसे महंगी चीज़ क्या है?
प्रतिभा सबसे महंगी चीज़ है और यहाँ तक कि बुलंद बर्फीला तूफान शहर ने अन्य शहरों से प्रतिभाओं की भर्ती करना शुरू कर दिया है। कई बड़े पैमाने पर लड़ाइयों के बाद तियानहाई सिटी पहले ही अपनी प्रतिभा खो चुकी है। झांग यी भी तियानहाई शहर में आदेश बनाए रखने के लिए कुछ भरोसेमंद और शक्तिशाली अजनबियों का चयन करने की उम्मीद करता है। इसलिए बातचीत के दौरान गाओ तियानवु के लिए विचार का एक संकेत था। झांग यी की पूछताछ का सामना करते हुए गाओ तियानवु को भी उनके और झांग यी के बीच की विशाल खाई को पता था, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं छुपाया और सच कहा। मेरी क्षमता को 5 दिशाएं अनावरण कहा जाता है, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों को जागृत करने के बाद मैं 5 अलग अलग शक्तियों को नियंत्रित कर सकता हूँ। जब झांग यी ने यह सुना तो जिस तरह से उसने गाओ तियानवु को देखा था वह बदल गया था। एलियंस जो एक ही समय में कई क्षमताओं के अधिकारी हो सकते हैं, उनके पास केवल सबसे विशेष विशेषता प्रणाली है। इस तरह की क्षमता वाले एलियंस मायावी हैं, उनकी क्षमताएं सभी प्रकार की अजीब हैं और उन्हें आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की क्षमताओं के साथ एलियंस के लिए ऊपरी सीमा आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक होती है। झांग यी ने चुपचाप बिना कुछ भी कहे अपने दिल में याद किया, उस व्यक्ति से मिलने की योजना बनाई जो गाओ तियानवु ने इसके बारे में बात करने से पहले उल्लेख किया था। 10 मिनट बाद गाओ तियानवु ने झांग यी को एक बर्फीली झील में लाया। पूरी झील कसकर जम गई है और इसमें कई छेद हैं। ऐसा लगता है कि ग्रामीणों ने मछली खोदने की कोशिश की, लेकिन ये सब के बाद लुजियांग नहीं है और झील में कई मछलियां नहीं हैं। झांग यी ने चारों ओर देखा और मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछा, आपने जिस मित्र का उल्लेख किया है? आसपास का क्षेत्र जंगल से भरा हुआ है जिसमें कोई आवासीय इमारत नहीं है। गाओ दाओ, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। जैसा कि उन्होंने कहा, वह इस लेक के सामने की ओर चला गया, फिर टूटी हुई बर्फ का एक टुकड़ा उठाया और उसे झील पर खटखटाया। बूम बूम बूम, बूम बूम बूम, बूम बूम बूम। एक समय में 3 बहुत नियमित नल। झांग यी अभी भी सोच रहा था, क्या ये हो सकता है कि आइस लेक के नीचे खोखला कर दिया गया था और कोई यहाँ रह रहा था। इस समय बर्फ और बर्फ की एक बड़ी मात्रा अचानक एक बर्फ की गुफा से दिखाई दी और फिर एक बड़ा अंधेरा आदमी नीचे से उभरा, जिसमें 2 विशाल आंखें झांग यी की दिशा में देख रही थीं। कोक अध्याय 1099 मेढक। झांग यी की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उन्होंने बर्फ पर उजागर होने वाली बड़ी उज्ज्वल आंखों की जोड़ी को देखा। हालांकि यह पहले से ही रात थी और बर्फ पर पर्याप्त प्रकाश नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक बड़ा अंधेरा आदमी था जिसमें एक गोल सिर उजागर हुआ था, विशेष रूप से वे आंखें जो ऊपर की ओर उभर रही हैं। ठीक है, झांग यी के माथे पर एक प्रश्न चिन्ह था। यह क्या है? इससे पहले कि झांग यी पूछ पाता, अंधेरा आदमी बर्फ के नीचे से कूद गया। वाह जियो, वो लंबे समय तक नहीं देखो। क्या तुम मुझे फिर से भोजन लाने के लिए यहाँ हो? अरे, आप इतने दयालु व्यक्ति हैं। अगर मेरी एक बेटी होती तो मैं उससे शादी करने पर विचार कर सकता हूँ। झांग यी ने अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से तब तक नहीं देखा जब तक कि वह बर्फ से बाहर नहीं कूद गया। पतली चांदनी और बर्फीली रोशनी के नीचे उसके विशाल और गोल शरीर और पतले अंगों का पता चला था। एक विशाल मेढक। ये सब कीचड़ था, लेकिन वह एक इंसान की तरह खड़ा हो गया। उसने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और गाओ तियानवु से बात की। एलियन जानवर। झांग यी इस समय थोड़ा भ्रमित था। यदि यह एक इंसान है तो हम कीचड़ में क्यों रहते हैं? यदि यह एक अजीब जानवर था तो यह मानवीय शब्दों को कैसे बोल सकता है? लियांग यू भी भ्रमित था, लेकिन मेंढकों के लिए महिलाओं के सहज प्रतिरोध के कारण वह चुपचाप झांग यी के पीछे पीछे हट गई। मेढक ने झांग यी को भी देखा और उसकी बड़ी आंखें अचानक जल गईं। क्वैक, क्या ये आपके दोस्त हैं? जियो, वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे बहुत दिलचस्प हैं। गाओ तियानवु ने मेढक को समझाया, वे मेरे लाभार्थी हैं और बस मेरी जान बचाए। वे मदद के लिए आपके पास आना चाहते हैं। गाओ तियानवु ने झांग यी को देखा। श्री झांग, ये वह व्यक्ति है जो मैंने कहा था कि आप कॉकरोच समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद मेढक की बड़ी आंखें लुढ़क गईं और फिर वह झांग यी की ओर चला गया। उसका शरीर मोटी कीचड़ में ढका हुआ था, लेकिन यह एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत की तरह लग रहा था ताकि उसे ठंड का विरोध करने में मदद मिल सके। आपके पास किस तरह के नए कपड़े हैं? झांग यी ने उसे याद दिलाया। मेढक ने अपनी बाहों को देखा और महसूस किया कि वे कीचड़ में ढके हुए थे। क्वैक, ये बहुत असभ्य लगता है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। उसने कुछ कदम पीछे हटे, फिर अपने शरीर को सख्ती से हिला दिया और कीचड़ जल्दी से उसके शरीर से हिल गई। झांग यी ने देखा कि उसकी त्वचा साधारण मेंढकों की तरह चमकदार और चिकनी नहीं थी, लेकिन नीचे की एक परत थी जिसे तब तक पता नहीं लगाया जा सकता था जब तक कि आप ध्यान से नहीं देखते। फुल के नीचे बहुत मोटी वसा है। ये देखा जा सकता है कि हसूले की उम्र के दौरान कपड़े की मदद के बिना गर्म रखने में सक्षम होने का यह आधार है। अपने शरीर पर कीचड़ को हिलाने के बाद मेढक एक इंसान की तरह झांग यी तक चला गया। उसकी आंखें बड़ी थीं, झांग यी के मुंह से थोड़ी चौड़ी थी।
उसके बड़े मुंह के कोनों को हमेशा उठाया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वह हमेशा मुस्कुरा रही है। क्वैक, हेलो मेरे दोस्त, मैं एक मेढक हूँ। मेरा नाम हारुकी मुराकामी है, आप मुझे गांव के प्रमुख भी कह सकते हैं। क्वैक क्वैक, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। क्वैक क्वैक। झांग यी ने अपनी बाहों को पार किया और अचानक मुस्कुराया। ठीक है, कम से कम ये पुष्टि की जा सकती है कि आप एक विदेशी हैं, क्योंकि एक मेढक नहीं पढ़ सकता है अकेले ही खुद को हारुकी मुराकामी जैसा नाम दें। मेढक ने अपना सिर हिला दिया। ओह, यह महत्वपूर्ण नहीं है। झांग यी ने फिर से उसका नाम पूछा, लेकिन मेढक ने अपना सिर हिला दिया। अतीत अब महत्वपूर्ण नहीं है, हमें आगे देखना होगा। गो, इसलिए आप मुझे गांव प्रमुख कह सकते हैं। झांग यी ने अपनी बाहें उठाईं। मुझे लगता है कि आपको हाउजी कहना बुरा नहीं है। जब मेढक ने यह सुना तो उसने गुस्से में अपने पैरों पर मुहर लगाई। अरे नहीं, मैं एक मेढक हूँ, एक टॉड नहीं। नीम हकीम। गाओ त्यानवू जल्दी से चीजों को चिकना करने के लिए आया। ठीक है, आप एक मेढक हैं, हम सभी इसे जानते हैं। उसने अपना सिर घुमाया और झांग यी को फुसफुसाया, वास्तव में मुझे उसकी पहचान नहीं पता है। ये सिर्फ इतना है कि जब से मैं उससे मिला था, मुझे केवल ये पता था कि वह इस झील के तल पर छिपा हुआ था। उसने कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं कहा। शायद मेरा दिमाग जमे हुए है और मैं वास्तव में खुद को एक मेढक के रूप में सोचता हूँ। झांग यी ने अपनी ठुड्डी को छुआ। ये बड़ा मेढक दिलचस्प था। क्या मेढक कीड़े से निपटते हैं? वे परेशानी पैदा कर रहे हैं। उसने मेढक को देखा और पूछा, अरे, क्या आपको कोई विचार है कि तिलचिट्टे से कैसे निपटना है? मेढक ने उसके सिर को रगड़ दिया। कॉकरोच। ओह, मैं मेढक गांव का मेयर हूँ। मैं बग से निपटने में सबसे अच्छा हूँ। उन्होंने एक लंबी उंगली उठाई और कहा, मैं आपको थोड़ा विज्ञान ज्ञान दूंगा। तिलचिट्टे प्रोटीन में समृद्ध हैं और बहुत अच्छा भोजन है। यदि आप अभी बहुत सारे तिलचिट्टे पा सकते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उन्हें भोजन में बनाएं। स्वाद चिकन का स्वाद है, जो बहुत अच्छा है। लियांग यू का चेहरा मुड़ अभिव्यक्तियों से भरा था। जब उसने सोचा कि मेढक ने बहुत सारे तिलचिट्टे खाए होंगे तो उसने चुपचाप कुछ कदम पीछे ले गए। झांग यी का गला भी कुछ बार चला गया। यदि आप उन चीज़ों से निपट सकते हैं तो मुझे आशा है कि आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास निपटने के लिए यहाँ बहुत सारे तिलचिट्टे हैं, और मेरे लिए यह एहसान करने के बाद मैं आपको अन्य पुरस्कार दूंगा। एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए झांग यी ने सीधे उन्हें अपनी पहचान बताई। वह तियानहाई शहर का राजा और आज जियाग्नन क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली अजनबी है। गाओ त्यानवू ये सुनने के बाद एक पल के लिए दंग रह गया और उसका पूरा व्यक्ति दंग रह गया। दुनिया के अंत के बाद, हालांकि उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों को जगाया, वह पठार गांव के पास के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनके पास बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चैनल नहीं है। झांग यी ने जो कहा वह उसे स्वर्गीय शास्त्र की तरह लग रहा था, लेकिन इसने उनके दिल में कुछ इच्छाओं को भी जगाया। झांग यी की तरह वह एक साधारण परिवार का सिर्फ एक बच्चा है। दुनिया में महान परिवर्तनों के साथ उनके पास विशेष शक्तियां हैं। यदि वह इस अवसर को जब्त कर सकता है तो वह झांग यी का अनुसरण कर सकता है। फिर शायद एक दिन वह बुलंद प्रतिष्ठा, स्थिति और शक्ति हो सकता है। इस जीवन में किसी के भाग्य को बदलने के लिए वास्तव में कुछ अवसर हैं। यदि आप इसे पकड़ते हैं तो आप इस जीवन में समृद्ध और समृद्ध होंगे। यदि आप इसे पकड़ने में विफल रहते हैं तो आप केवल अपने जीवन को कदम से कदम रख सकते हैं। अब वह पठार गांव की परवाह नहीं करता है और अभी भी सोच रहा है कि भविष्य में कहाँ जाना है। झांग यी की उपस्थिति ने उन्हें एक बहुत अच्छा अवसर दिया, इसलिए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आगे कदम बढ़ा और झांग यी को जलती हुई आंखों से देखा। श्री झांग, क्या आप कह रहे हैं कि अब तियानहाई शहर में हर जगह तिलचिट्टे हैं? तो क्या आप हमें इस समस्या को हल करने का मौका दे सकते हैं? उन्होंने कहा, मेढक को कंधे पर थपथपाते हुए। मेढक स्तब्ध था और उसे खाली देखा। इसका मेरे साथ क्या करना है? झांग यी मुस्कुराया, अपनी बाहों को पार किया और उसे सार्थक रूप से देखा। क्या आप इसे कर सकते हैं? गाओ त्यानवू ने अपने दांतों को पीस दिया और जोर से कहा, मुझे खाना दे दो। 10 दिनों में हम तियानहाई शहर में तिलचिट्टे पर कब्जा कर लेंगे। अध्याय 1100 अवसर को जब्त करें। गाओ त्यानवू की आंखों ने झांग यी को ईमानदारी से देखा। ये आंखें भाग्य और ऊपर चढ़ने की इच्छा के प्रति अचूक रवैये से भरी थीं। वह इस तरह के अवसर को याद करने के लिए तैयार नहीं था। यदि वह आज झांग यी को याद करता है तो वह कभी भी अपने जीवन में इस स्तर के व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ सकता है। उसके बगल में मेढक ने उसे विस्मय में देखा, जैसे कि यह कहना है, इसका मेरे साथ क्या करना है? झांग यी ने अपनी भौहें उठाईं। आप। तियानहाई शहर में कॉकरोच संक्रमण की समस्या ने झांग यी को सिरदर्द दिया और उसे हल करने के लिए ब्लिजार्ड सिटी के दूसरे विशेषज्ञों को देना पड़ा। उसके सामने के अजनबी के पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी।
उसके पास कोई कुलीन सैनिक या जनरलों को उसकी आज्ञा के तहत नहीं है, इसलिए उसे हाइको के बारे में क्यों दावा करना चाहिए? वह मेढक आपके बगल में। झांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? गाओ त्यानवू की आंखें जलती हैं और उन्होंने जल्दी से कहा, अगर हम मेढक गांव के प्रमुख के साथ सेना में शामिल होते हैं तो हम उनसे निपटने का एक तरीका खोज सकते हैं। हालांकि बहुत सारे कीड़े हैं, गांव प्रमुख उनकी नेमेसिस है। हमारे कुछ भाई भी योगदान दे सकते हैं। जब तक आप हमें भोजन का एक कटोरा दे सकते हैं, हम निश्चित रूप से तियानहाई शहर में कीट संक्रमण को खत्म कर देंगे। झांग यी ने अपनी आंखें नीचे कर दी। ठीक है, मैं आपको ऐसा मौका दे सकता हूँ। वैसे भी वह अब जल्दी में नहीं है, इसलिए गाओ त्यानवू को मौका देने में कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे विफल हो गए तो झांग यी को वैसे भी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। सबसे बुरा वह कर सकता था उन्हें कुछ आपूर्ति दे रहा था। लेकिन अगर गाओ त्यानवू और अन्य सफल, तब हो सकता है कि झांग यी को इसके बारे में सोचना होगा, उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना होगा और फिर तियानहाई सिटी के सैन्य रक्षा को मजबूत करना होगा। झांग यी ने गाओ से कहा, मैं आपको पर्याप्त भोजन, ठंड सुरक्षा सामग्री और हथियार दूंगा। 10 दिनों में, जैसा कि आपने कहा, मैं देखूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। गाओ त्यानवू को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद श्री झांग, मैं निश्चित रूप से आपके लिए तियानहाई शहर में कीट की समस्या को हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। झांग यी ने बेहोश मुस्कुराया, मैं आपको बाद में देखूंगा। लोगों का एक समूह घूम गया और पठार गांव वापस चला गया। मेढक उलझन में लग रहा था और गाओ से कहा, अरे जियो वो, हालांकि हमारे पास एक अच्छा रिश्ता है, क्या आपको इस मामले पर सबसे पहले मेरी राय पूछनी चाहिए? गाओ त्यानवू ने जल्दबाजी में मेढक से कहा, क्या आपको कॉकरोच खाना बहुत पसंद नहीं है? इसके अलावा उन दो लोगों को देखें। गाओ त्यानवू ने अपनी आंखों से झांग यी और लियांग यू को संकेत दिया। उनकी ताकत अथाह है, हम बेहतर जानते हैं कि उनके साथ सहयोग कैसे करना है। यदि आप टोस्ट नहीं पीते हैं और आपको जुर्माना नहीं लगाया जाएगा तो क्या आप परेशानी नहीं पूछ रहे हैं? क्वा, मेढक ने अपने बड़े सिर को सोच समझकर खरोंच कर दिया, ऐसा लगता है कि आपने जो कहा वह समझ में आता है। क्रोक। झांग यी और अन्य गोयान गांव लौट आए और गाओ त्यानवू के परिवार के घर में प्रवेश किया। दूर से झांग यी ग्रामीणों को फुर्तीली जगह पर देख सकते थे। वह स्वीकृति से मुस्कुराया, फिर सीधे विदेशी स्थान को खोला और बड़ी मात्रा में आपूर्ति की, जो जल्द ही कमरे में एक छोटे से पहाड़ को ढेर कर दिया। गाओ त्यानवू और मेढक ने इस तरह के एक जादुई पद्धति को देखा और थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। मेढक आश्चर्य में चिल्लाया, क्वैक, ये बहुत अद्भुत है, आप एक जादूगर होना चाहिए, है ना? झांग यी मुस्कुराया और कहा, यह एक महाशक्ति है। आप एक मेढक में बदल गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोगों के पास उत्परिवर्तन के बाद जादुई क्षमताएं होंगी। मेढक ने कहा, वाह, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारी जैसी जादुई शक्ति देखी है। क्रोक। गाओ त्यानवू ने जमीन पर नजर डाली और देखा कि आपूर्ति की मात्रा बहुत बड़ी थी। हीटिंग आपूर्ति, हथियार और गोला बारूद और बहुत सारे भोजन। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें 10 दिनों के लिए आपूर्ति की आवश्यकता थी, झांग यी ने जो दिया वह उन्हें आधे महीने से अधिक समय तक रहने के लिए पर्याप्त था। गाओ त्यानवू को अचानक स्थानांतरित कर दिया गया। वह जानता था कि उसे सही व्यक्ति मिल गया है। झांग यी एक सख्त बड़ा शॉट नहीं है, बल्कि बहुत उदार है। लेकिन वह नहीं जानता था कि झांग यी केवल उन लोगों के लिए उदार था जो उसके लिए मूल्यवान थे। यदि गाओ त्यानवू पर्याप्त मूल्य नहीं दिखाता है तो झांग यी उस पर समय और सामग्री बर्बाद नहीं करेगा। सब कुछ जो आपके लिए हल करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 10 दिनों में मैं आपके परिणामों को स्वीकार करूंगा। झांग यी के बोलने के बाद वह घूम गया और शुरू से अंत तक गाओ त्यानवू की कार्य योजना के बारे में एक भी सवाल पूछे बिना छोड़ दिया। पार्टी ए के रूप में वह केवल पार्टी बी द्वारा दिए गए परिणामों की परवाह करता है और इस प्रक्रिया में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। गाओ त्यानवू ने उस दिशा को देखा जिस दिशा में झांग यी जा रहा था, अपने दाहिने हाथ में कसकर रोटी का एक बैग पकड़े हुए, फिर पैकेज को आंसू ध्वनि के साथ खोला और उसे अपने मुंह में भर दिया। उसे दिन के दौरान खोई हुई शक्ति को फिर से भरने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए। फिर इस बड़े काम को पूरा करने के लिए भाइयों के साथ काम करें। जब तक मैं श्री झांग द्वारा मुझे दिए गए कार्य को पूरा कर सकता हूँ, शायद मैं गोयान गांव छोड़ सकता हूँ और तियानहाई शहर जा सकता हूँ। अगर मैं उसका अधीनस्थ बन सकता हूँ तो मुझे भविष्य में समृद्ध होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने भोजन को बड़े मुंह से चबाया और अपने घायल भाइयों को खाना और पीना नहीं जाना। मेढक ने गाओ त्यानवू को देखा और असहाय रूप से कहा, तियानहाई शहर में कीट प्लेग बहुत गंभीर लगता है। मैं सोते समय भूमिगत कीटों के चहक को सुन सकता हूँ। अरे, ये सही नहीं है। अगर यह हल करने के लिए इतनी आसान समस्या है तो इससे निपटने के लिए हमारी बारी नहीं है। मेढक, आपको इस बार मेरी मदद करनी चाहिए। गाओ त्यानवू ने मेढक को गंभीरता से देखा और कहा, ये बेशक है,
आखिरकार बहुत सारे मसालेदार और स्वादिष्ट भोजन हैं, मैं इस अवसर को याद नहीं करूंगा। मेढक ने जमीन से चिकन पैरों का एक बैग उठाया, उसे खोला और उसे सीधे अपने बड़े मुंह में फेंक दिया और फिर उसे खुशी से निगल लिया। क्रैकिंग, कॉकरोच की तरह खुशबू आ रही है। मेढक ने एक अंगूठा दिया, भले ही उसके पास केवल 3 उंगलियां थीं। झांगी आश्रय में लौटने के बाद उन्होंने अपने परिवार को पठार गांव में आने वाली दिलचस्प बातें बताईं। हर कोई उस लड़के के बारे में उत्सुक था जो एक मेढक में बदल गया, लेकिन वे अभी भी इस बारे में बहुत संदिग्ध थे कि क्या वे कॉकरोच ज्वार को हल कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ तक कि झांगी को ब्लिज़ार्ड सिटी के विशेषज्ञों की ओर रुख करना पड़ा। क्या अधिक है, इसके पीछे लोग इस सब को नियंत्रित कर रहे हैं। यांग शिनिक्सन ने अपनी उंगलियों से अपने बालों को रगड़ दिया और शांति से कहा, हालांकि अगर हम वास्तव में पाते हैं कि वे प्रतिभा हैं, तो हम उन्हें हमारे लिए काम करने के लिए भर्ती कर सकते हैं। आखिरकार तियानहाई शहर में प्रतिभा में गिरावट आज बहुत गंभीर है। झांग यी ने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे भी ये केवल थोड़ा पैसा खर्च करता है, बस इसे एक खेल के रूप में मानता है। तियानहाई शहर में इस समय कॉकरोच संक्रमण की दूसरी लहर अभी दबा दी गई थी। नए वेरिएंट पहले से ही उभरने लगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई पर्दे के पीछे इसकी योजना बना रहा है। झांग यी धैर्य के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, ये देखने के लिए कि कौन अधिक अधीर था और पहले कार्रवाई करेगा। आपको इस समय चिंतित नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये छाया के साथ एक मुट्ठी लड़ाई में बदल जाएगा और आपकी सारी ताकत का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अध्याय 1096 विश्वासघात। जैसे जैसे आकाश अंधेरा बढ़ता गया, गाओत्यानवू ने सभी को वापस गोयान गांव ले जाया। हालांकि यह हवा और बर्फ में एक व्यस्त दिन था, हर कोई काफी खुश था कि यात्रा फलदायी थी। गांव लौटने के बाद गाओत्यानवू ने जियोगुन को अनाज को गोदाम में ले जाने के लिए कहा। उन्होंने इस समय बहुत अधिक ऊर्जा समाप्त कर दी थी और बस वापस जाना चाहते थे और अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक अच्छी नींद लेना चाहते थे। जियोगुन ने आदेश लिया और वहां के लोगों को भोजन स्टोर करने के लिए ले गए। गाओत्यानवू ने अपने कपड़े भी नहीं उतार दिए, उसने खुद को एक रजाई में लपेट लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन अचानक उसके कानों में चिल्लाने और शाप देने की आवाज़ हुई। तुम कुतिया, उठो। तब उसके शरीर में तेज दर्द हुआ। गाओत्यानवू ने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन पाया कि वह अब नहीं चल सकता है और रस्सियों द्वारा कसकर बंधा हुआ था। वह हैरान था और पीला हो गया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेंग चुवान और ग्रामीणों के एक समूह को गुस्से में चेहरे के साथ देखा। आप क्या कर रहे हो? गाओत्यानवू पूरी तरह से भ्रमित था। वह नहीं जानता था कि ग्रामीणों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आप कमबख्त, पूछे गए सवाल जानबूझकर। मेंग चुवान ने आकर उसे सीधे लात मारी, उसे जमीन पर दस्तक दी। कई ग्रामीणों ने आकर उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के बाहर खींच लिया। गाओत्यानवू को जल्दी से बाहर खींच लिया गया था। गाओत्यानवू बाहर गए और एक नज़र डाली। उसके सामने के दृश्य ने तुरंत अपने विद्यार्थियों को सिकोड़ दिया। गांव में खुली जगह में सैकड़ों मशाले जलाए गए थे और बीच में एक बड़ा बर्तन स्थापित किया गया था, जिसका उपयोग गांव में नए साल के दौरान सुअरों को मारने के लिए किया गया था। उनके छोटे भाई जियोगुन सहित उनके कई भाई सभी बंधे हुए थे और जमीन पर घुटने टेक रहे थे। विद्रोह, ये शब्द तुरंत गाओत्यानवू के दिमाग में आया। आप क्या करने जा रहे हैं? आप हमें क्यों बांध रहे हैं? गाओत्यानवू ने गुस्से से पूछा। जवाब में किसी ने उसे अपने हिंद पैरों के पीछे से 2 लाठी दी, उसे जमीन पर दस्तक दी। मेंग चुवान ने आ गया, उसकी नाक की ओर इशारा किया और शाप दिया। गाओत्यानवू, आप इतने लंबे समय से सिर्फ इसलिए कि आपके पास विशेष शक्तियां हैं। हम सभी ग्रामीणों ने आपके भाइयों को लंबे समय तक सहन किया है। आज हम प्रवृत्ति को सुधारने के लिए आपको जीवित करने जा रहे हैं। गाओत्यानवू के कई छोटे भाइयों को तब तक पीटा गया था जब तक कि वे खून में नहीं ढके थे। जब उन्होंने मेंग चुवान के शब्दों को सुना तो वे केवल उसे गुस्से में देख सकते थे। आप पादते हैं। जियोगुन की आंखें रक्तपात थीं। अगर यह भाई जियोवू के लिए नहीं होता तो गोयान गांव को बहुत पहले अन्य गांवों द्वारा मिटा दिया जाता। ये शर्म की बात है कि हम आपके लिए भोजन खोजने के लिए भी भाग गए। ये है कि आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक ग्रामीण ने अपने होठों पर एक घिनौना था। उन्होंने जियाओ गुआंग और गाओत्यानवू को जमीन पर देखा, उनकी आंखों में एक गर्व के साथ। हाँ, सबसे कठिन दिनों में ये वास्तव में गाओत्यानवू था जिसने अपने भाइयों को गांव की रक्षा के लिए नेतृत्व किया। सबसे पहले ग्रामीण उनके प्रति बहुत आभारी थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके आसपास के खतरे गुजरे और वे उस समय दुख को भूलने लगे। गांव के प्रमुख गाओत्यानवू के लिए, जो कड़ाई से उनका प्रबंधन कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने दिल में नाराजगी महसूस करने लगी। हालांकि वे आमतौर पर इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, अब स्थिति बदल गई है। वे शीर्ष पर हैं, जबकि गाओत्यानवू और उनके छोटे भाई कैदी बन गए हैं जो हर कोई हराना चाहता है।
इन लोगों को देखकर जिन्हें वे एक बार चापलूसी कर सकते थे और अब डूबे हुए कुत्तों में बदल सकते थे, ग्रामीणों को उनके दिलों में बेहद खुश महसूस हुआ। ज़्यादातर लोगों के लिए उन्हें परवाह नहीं है कि सच्चाई क्या है। जब तक वे उच्च स्थिति वाले लोगों को खटखटाते हुए देखते हैं, वे सराहना करेंगे, पाई का एक हिस्सा लेंगे और अगले व्यक्ति के पद छोड़ने की प्रतीक्षा करेंगे। कई ग्रामीणों ने भाग लिया और चेहरे पर कई बार जियोगुआन को लात मारी। उसकी नाक कुटिल थी और उसके कई दांत खटखटाए गए थे। जियोगुआन का मुंह खून से भरा था, उसका चेहरा सूज गया था और वह अब पूरी सजा नहीं बोल सकता था। जब गाओ त्यानवू ने इस दृश्य को देखा तो उसका खून उबला। वह मेंग चुवान को घूरता रहा और चिल्लाया, अगर मेरे पास कुछ आता है तो मेरे भाई को शर्मिंदा न करें। मेंग चुवान, क्या आप सिर्फ गांव के प्रमुख नहीं बनना चाहते हैं? मैं इसे आपको दे सकता हूं और हमें जाने दे सकता हूं। मेंग चुवान की संकीर्ण त्रिकोणीय आंखें खुशी से चमकती थीं और उनके मुंह के कोने पर मुस्कान एक चालाक लोमड़ी की तरह थी। गाओ त्यानवू, उसने अपना सिर नीचे कर दिया और गाओ त्यानवू के सामने झुक गया और एक मुस्कान के साथ कहा, आपके पास आज भी है। मैं सिर्फ आपको खड़ा नहीं कर सकता, आप बॉस क्यों हो सकते हैं? आज मैं आपकी सीट चाहता हूं। और उसने अपनी आंखें खोली, एक भयंकर और ठंडे टकटकी का खुलासा करते हुए, मैं आप सभी को जीवन चाहता हूं। गाओ त्यानवू का दिल अचानक ठंडा हो गया। ये ठीक होगा यदि उन्हें सिर्फ गांव के प्रमुख की स्थिति से दूर ले जाया गया। ये ग्रामीण वास्तव में अपने भाइयों का जीवन चाहते हैं। क्यों? उसने अपनी गर्दन को अनिच्छा से उठाया और गुस्से से पूछा, मैं पिछले 1 साल से ग्राम प्रमुख रहा हूं और मैंने पूरे गांव के अस्तित्व को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है। हमने गांव की रक्षा की और बेघर लोगों के कितने समूहों को दूर किया गया। हमने हवा और बर्फ को तोड़ दिया और हमें आपके लिए कितना भोजन मिला। क्या आप उस कृतघ्न हैं? गाओ त्यानवू ने अनिच्छा से गर्जना की और वह इतना क्रोधित था कि उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जा सकता है जिसे उसने सुरक्षा के लिए इतनी मेहनत की थी। उनके शब्दों को सुनकर आसपास के ग्रामीण अपने चेहरे पर संकोच करते दिखे। आखिरकार गाओ त्यानवू ने जो कहा वह सच था और उन्होंने वास्तव में गोयान गांव के लिए बहुत कुछ भुगतान किया था। जब मेंग चुवान के आसपास के कई लोगों ने ये सुना तो वे तुरंत चिल्लाए और जोर से शाप दिया, चुप रहो, आप गोयान गांव से हैं। आप गांव की रक्षा करने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या गांव के लोग आपकी रक्षा नहीं करते हैं? ये सामूहिक में योगदान करना आपका कर्तव्य है। अब आप यहाँ क्रेडिट मांगने के लिए हैं। आप कितने बेशर्म हैं। जब आप गांव के प्रमुख बने तो आपने गांव से कितना भोजन चुराया। क्या आपको वास्तव में लगता है कि हम नहीं जानते थे? मैंने देखा कि आपने सामूहिक भोजन चुरा लिया है और इसे छिपाने के लिए दौड़ते हैं। गाओ त्यानवू लगभग खून थूकते हैं। क्या गोयुआन गांव ने उसकी रक्षा की? कितना हास्यास्पद। वह और उनके छोटे भाई जियोगुंग दोनों अजनबी हैं। दुनिया की समाप्ति के बाद अपनी क्षमताओं और उनके आसपास भाइयों के एक समूह पर भरोसा करते हुए वे अच्छी तरह से रह सकते थे। वे वही थे जो अपने साथी ग्रामीणों के लिए भावनाओं से बाहर गांव की रक्षा के लिए पूरी तरह से खड़े थे। उनके बिना गयुवान गांव के लिए इसके आसपास के कई बड़े और समृद्ध गांवों के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि बाद में बेघर लोगों के गिरोह थे जो हथियारों के साथ लूटने आए थे। ऐसा क्यों है कि अब यह उनके मुंह में है? गाओ त्यानवू और अन्य का योगदान निश्चित रूप से है। उसके बारे में घटना के लिए भोजन चोरी करने के लिए। गाओ त्यानवू ने जल्दबाजी में समझाया, आपने गलत समझा, मैंने अनाज को चुराया नहीं, मैंने इसका इस्तेमाल किसी को कुछ समय पहले कॉकरोच समस्या को हल करने के लिए किराए पर लेने के लिए किया था। मेंग चुवान ने ठंड से मुस्कुराया और उसे सीधे सीने में लात मारी। गाओ त्यानवू को वापस घुटाया गया और उसका चेहरा लाल हो गया। अब इस समय आपकी बकवास कौन सुनेगे? गाओ त्यानवू ने मेंग चुवान को जमकर देखा, लेकिन मेंग चुवान ने अचानक नीचे गिरा दिया, उसके बालों के पीछे पकड़ लिया और उसके कान में डाला और कहा, क्या आप वर्तमान स्थिति को नहीं समझते हैं? अब जब सभी ने कार्रवाई की है तो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कारण क्या हैं, आपको आज रात मरना होगा। अध्याय 1098 ग्लेशियर के नीचे रहस्यमय जीव। जब गाओ त्यानवू ने सुना कि झांग यी ने क्या कहा और दूसरों ने उसकी जान बचाई तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पहले इस मामले के बारे में पूछना होगा। कृपया मुझे माफ़ कर दें। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और कहा, उसके शब्दों में कुछ माफ़ी के साथ। झांग यी ने अस्वीकृति से मुस्कुराया। वह वैसे भी जल्दी में नहीं था, इसलिए उसने गाओ त्यानवू को इसे व्यवस्थित करने दिया। गाओ त्यानवू ने जियोगुंग और अन्य लोगों की ओर इशारा किया, लाभार्थी, क्या मैं पहले अपने भाइयों के लिए व्यवस्था कर सकता हूँ? झांग यी ने कहा, जितनी जल्दी हो सके। गाओ त्यानवू ने जल्दबाजी की। हालांकि वह इस समय बहुत कमजोर और घायल हो गया था, फिर भी वह कई भाइयों की मदद करने के लिए संघर्ष कर रहा था और गर्म रखने के लिए उन्हें कमरे में ले आया। पूरा गोयान गांव इस समय घातक चुप्पी में था। ग्रामीण घबराए हुए थे, घर भाग गए थे और फिर चुपके से गाओ त्यानवू के घर के सामने देखा गया था।
वे असहज थे और नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। क्या गांव त्यानवु बाद में उन पर बदला लेगा? उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन अब ये ठंड और बर्फीली थी और अगर वे गांव छोड़ देते तो वे जल्द ही मर जाते। इस मामले का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेंग चुवान द्वारा उकसाया गया था। उसे हमसे नफरत नहीं करनी चाहिए। जब समय आता है, जब तक कि हर कोई उससे माफ़ी मांगने के लिए ख़त्म हो जाता है, मुझे लगता है कि वह पूरे गांव के खिलाफ एक शिकायत नहीं करेगा। हर कोई कुछ अच्छे शब्द कहता है और उसकी तारीफ करता है और शायद वह इस मामले के बारे में भूल जाएगा। ग्रामीणों ने खुद को इतना आराम दिया कि उन्होंने थोड़ा आराम किया। गांव त्यानवु ने ध्यान से भाइयों की व्यवस्था की, उन्हें आराम करने के लिए लेटने दिया और उन्हें गर्म रखने के लिए स्टोव को जलाया। सब कुछ तैयार करने के बाद वह घर से बाहर चला गया और झांग यी और लियांग यू से कहा, आप दो, मैं देख सकता हूं कि आप सामान्य लोग नहीं हैं, इसलिए इस बार मैं आपको उस दोस्त को खोजने के लिए सीधे ले जाऊंगा। झांग यी मुस्कुराया और सिर हिलाया, स्मार्ट। लियांग यू ने कम आवाज में पूछा, उसने अपना मन क्यों बदल दिया? झांग यी ने कहा, जिस तरह से वह अब दिखता है, वहाँ कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं अगर हम वास्तव में उसका अनुसरण करना चाहते हैं। यह अधिक उदार होना और हमें वहाँ ले जाना बेहतर है और अभी भी एहसान हासिल करता है। लियांग यू ने सिर हिलाया, तो यह है। गांव त्यानवु ने झांग यी और लियांग यू को ले लिया और गांव के उत्तर पश्चिम की ओर चला गया। झांग यी ने उसके साथ बातचीत की और शांति से पूछा, आप बाद में अपने गांव में क्या करने जा रहे हैं? झांग यी के चरित्र के अनुसार अगर उन लोगों ने उसे धोखा दिया तो केवल एक परिणाम होगा। यूएलयू समुदाय में मूल पड़ोसी इससे बहुत परिचित होना चाहिए। गांव त्यानवु ने बहुत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर नीचे कर दिया। एक लंबे समय के बाद उसने आहें भरी। वे क्या जानते हैं? वे सिर्फ किसानों के एक समूह हैं जिन्हें बहुत कम ज्ञान है और आसानी से धोखा दिया जाता है। अपराधी आप दोनों द्वारा मार दिया गया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उन लोगों के लिए मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनकर झांग यी मूल रूप से थोड़ा हंसी। हालांकि गांव त्यानवु ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब से मैं उनसे पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा और अब इसमें शामिल नहीं हो जाऊंगा। झांग यी ने चुपचाप सिर हिलाया। आप काफ़ी दिलचस्प हैं। उन्होंने सोचा कि यह गांव त्यानवु वास्तव में दिलचस्प था। इस व्यक्ति का चरित्र कुछ हद तक चाचा के समान है, दोनों में एक अच्छा स्वभाव और थोड़ा आदर्शवाद है। लेकिन सौभाग्य से वह मूर्ख नहीं है, अन्यथा वह लियांग यू नहीं बन जाएगा। एक व्यक्ति अपने गांव को सर्वनाश में 3 साल तक बचा सकता है, जो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। कई लोग उत्तर पश्चिम की ओर सभी तरह से टहलते रहे। झांग यी जल्दी में नहीं था और अंतरिक्ष कूद का उपयोग करने की क्षमता नहीं थी। इसके बजाय वह चला गया और गांव त्यानवु के साथ हर तरह से बात की। अप्रत्याशित रूप से दो लोगों ने बातचीत की और पाया कि वे काफ़ी सट्टा थे। गांव त्यानवु झांग यी से 1 वर्ष छोटा है। उन्होंने पहले तियानहाई सिटी में भी काम किया और शिक्षा और अनुभव के मामले में अपेक्षाकृत करीब हैं। दुनिया की समाप्ति के बाद झांग यी सभी के खिलाफ रखरखाव कर रहा है और यह पहली बार है जब उसने अपने साथियों के साथ इस तरह की बातें की हैं। उसके आसपास के लोग या तो उससे प्यार करते हैं या उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो सामान्य रूप से उसके साथ चैट कर सकते हैं। इस समय मैं गांव त्यानवु से मिला और ये दुर्लभ था कि मैं कुछ सामान्य मुद्दों के बारे में चैट कर सकता था। हालांकि यह इसलिए भी है क्योंकि गांव त्यानवु सही समय पर दिखाई दिए। अगर झांग यी ने आधे साल पहले इस तरह के एक जंगली अजनबी का सामना किया होता तो वह या तो दूर रहता या उसे सीधे मार देता। वह अब जितना शांत हो सकता है, इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए वह अभी भी मजबूत है और उसकी मानसिकता बदल गई है। कुछ चैटिंग के बाद मुझे पता चला कि गांव त्यानवु और उनके चचेरे भाई गांव चांगगंग दोनों अजनबी थे। ये सिर्फ इतना है कि उन दोनों के अन्य अजनबियों के साथ कुछ संपर्क हैं और उन्हें अपनी ताकत का ज़्यादा विचार नहीं है। मैं केवल ये जानता हूं कि वे पठार गांव के पास थे और कई लड़ाई का अनुभव करते थे, बड़े और छोटे। ये पड़ोसी गांवों के साथ हुआ और यह कुछ बेघर डाकुओं के साथ भी हुआ, लेकिन क्योंकि वे यहाँ थे, गोयान गांव को कभी भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। झांग यी को अपने दिल में कुछ दिलचस्पी थी। दुनिया के अंत से अब तक सबसे महंगी चीज़ क्या है? प्रतिभा सबसे महंगी चीज़ है और यहाँ तक कि बुलंद बर्फीला तूफान शहर ने अन्य शहरों से प्रतिभाओं की भर्ती करना शुरू कर दिया है। कई बड़े पैमाने पर लड़ाइयों के बाद तियानहाई सिटी पहले ही अपनी प्रतिभा खो चुकी है। झांग यी भी तियानहाई शहर में आदेश बनाए रखने के लिए कुछ भरोसेमंद और शक्तिशाली अजनबियों का चयन करने की उम्मीद करता है। इसलिए बातचीत के दौरान गांव त्यानवु के लिए विचार का एक संकेत था। झांग यी की पूछताछ का सामना करते हुए गांव त्यानवु को भी उनके और झांग यी के बीच की विशाल खाई को पता था, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं छुपाया और सच कहा। मेरी क्षमता को 5 दिशाएं अनावरण कहा जाता है, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों को जागृत करने के बाद मैं 5 अलग अलग शक्तियों को नियंत्रित कर सकता हूँ।
जब झांग यी ने ये सुना तो जिस तरह से उसने गाओ त्यानवू को देखा था वह बदल गया था। एलियंस जो एक ही समय में कई क्षमताओं के अधिकारी हो सकते हैं, उनके पास केवल सबसे विशेष विशेषता प्रणाली है। इस तरह की क्षमता वाले एलियंस मायावी हैं, उनकी क्षमताएं सभी प्रकार की अजीब हैं और उन्हें आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की क्षमताओं के साथ एलियंस के लिए ऊपरी सीमा आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक होती है। झांग यी ने चुपचाप बिना कुछ भी कहे अपने दिल में याद किया, उस व्यक्ति से मिलने की योजना बनाई जो गाओ त्यानवू ने इसके बारे में बात करने से पहले उल्लेख किया था। 10 मिनट बाद गाओ त्यानवू ने झांग यी को एक बर्फीली झील में लाया। पूरी झील कसकर जम गई है और इसमें कई छेद हैं। ऐसा लगता है कि ग्रामीणों ने मछली खोदने की कोशिश की, लेकिन ये सब के बाद लुजियांग नहीं है और झील में कई मछलियां नहीं हैं। झांग यी ने चारों ओर देखा और मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछा, आपने जिस मित्र का उल्लेख किया है? आसपास का क्षेत्र जंगल से भरा हुआ है जिसमें कोई आवासीय इमारत नहीं है। गाओ दाओ, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। जैसा कि उन्होंने कहा, वह इस लेक के सामने की ओर चला गया, फिर टूटी हुई बर्फ का एक टुकड़ा उठाया और उसे झील पर खटखटाया। बूम बूम बूम, बूम बूम बूम, बूम बूम बूम। एक समय में 3 बहुत नियमित नल। झांग यी अभी भी सोच रहा था, क्या ये हो सकता है कि आइस लेक के नीचे खोखला कर दिया गया था और कोई यहाँ रह रहा था। इस समय बर्फ और बर्फ की एक बड़ी मात्रा अचानक एक बर्फ की गुफा से दिखाई दी और फिर एक बड़ा अंधेरा आदमी नीचे से उभरा, जिसमें 2 विशाल आंखें झांग यी की दिशा में देख रही थीं। कोक अध्याय 1099 मेढक। झांग यी की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उन्होंने बर्फ पर उजागर होने वाली बड़ी उज्ज्वल आंखों की जोड़ी को देखा। हालांकि यह पहले से ही रात थी और बर्फ पर पर्याप्त प्रकाश नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक बड़ा अंधेरा आदमी था जिसमें एक गोल सिर उजागर हुआ था। विशेष रूप से वे आंखें जो ऊपर की ओर उभर रही हैं। ठीक है, झांग यी के माथे पर एक प्रश्न चिन्ह था। यह क्या है? इससे पहले कि झांग यी पूछ पाता, अंधेरा आदमी बर्फ के नीचे से कूद गया। वाह जियो, वो लंबे समय तक नहीं देखो। क्या तुम मुझे फिर से भोजन लाने के लिए यहाँ हो? अरे, आप इतने दयालु व्यक्ति हैं। अगर मेरी एक बेटी होती तो मैं उससे शादी करने पर विचार कर सकता हूँ। झांग यी ने अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से तब तक नहीं देखा जब तक कि वह बर्फ से बाहर नहीं कूद गया। पतली चांदनी और बर्फीली रोशनी के नीचे उसके विशाल और गोल शरीर और पतले अंगों का पता चला था। एक विशाल मेढक। ये सब कीचड़ था, लेकिन वह एक इंसान की तरह खड़ा हो गया। उसने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और गाओ त्यानवू से बात की। एलियन जानवर। झांग यी इस समय थोड़ा भ्रमित था। यदि यह एक इंसान है तो हम कीचड़ में क्यों रहते हैं? यदि यह एक अजीब जानवर था तो यह मानवीय शब्दों को कैसे बोल सकता है? लियांग यू भी भ्रमित था, लेकिन मेंढकों के लिए महिलाओं के सहज प्रतिरोध के कारण वह चुपचाप झांग यी के पीछे पीछे हट गई। मेढक ने झांग यी को भी देखा और उसकी बड़ी आंखें अचानक जल गईं। क्वैक, क्या ये आपके दोस्त हैं? जियो, वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे बहुत दिलचस्प हैं। गाओ त्यानवू ने मेढक को समझाया, वे मेरे लाभार्थी हैं और बस मेरी जान बचाए। वे मदद के लिए आपके पास आना चाहते हैं। गाओ त्यानवू ने झांग यी को देखा। श्री झांग, ये वह व्यक्ति है जो मैंने कहा था कि आप कॉकरोच समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद मेढक की बड़ी आंखें लुढ़क गईं और फिर वह झांग यी की ओर चला गया। उसका शरीर मोटी कीचड़ में ढका हुआ था, लेकिन यह एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत की तरह लग रहा था ताकि उसे ठंड का विरोध करने में मदद मिल सके। आपके पास किस तरह के नए कपड़े हैं? झांग यी ने उसे याद दिलाया। मेढक ने अपनी बाहों को देखा और महसूस किया कि वे कीचड़ में ढके हुए थे। क्वैक, ये बहुत असभ्य लगता है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। उसने कुछ कदम पीछे हटे, फिर अपने शरीर को सख्ती से हिला दिया और कीचड़ जल्दी से उसके शरीर से हिल गई। झांग यी ने देखा कि उसकी त्वचा साधारण मेंढकों की तरह चमकदार और चिकनी नहीं थी, लेकिन नीचे की एक परत थी जिसे तब तक पता नहीं लगाया जा सकता था जब तक कि आप ध्यान से नहीं देखते। फुल के नीचे बहुत मोटी वसा है। ये देखा जा सकता है कि हसूले की उम्र के दौरान कपड़े की मदद के बिना गर्म रखने में सक्षम होने का यह आधार है। अपने शरीर पर कीचड़ को हिलाने के बाद मेढक एक इंसान की तरह झांग यी तक चला गया। उसकी आंखें बड़ी थीं, झांग यी के मुंह से थोड़ी चौड़ी थी। उसके बड़े मुंह के कोनों को हमेशा उठाया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वह हमेशा मुस्कुरा रही है। क्वैक, हेलो मेरे दोस्त, मैं एक मेढक हूँ। मेरा नाम हारुकी मुराकामी है। आप मुझे गांव के प्रमुख भी कह सकते हैं। क्वैक क्वैक, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। क्वैक क्वैक। झांग यी ने अपनी बाहों को पार किया और अचानक मुस्कुराया। ठीक है, कम से कम ये पुष्टि की जा सकती है कि आप एक विदेशी हैं, क्योंकि एक मेढक नहीं पढ़ सकता है अकेले ही खुद को हारुकी मुराकामी जैसा नाम दें। मेढक ने अपना सिर हिला दिया। ओह, यह महत्वपूर्ण नहीं है। झांग यी ने फिर से उसका नाम पूछा, लेकिन मेढक ने अपना सिर हिला दिया। अतीत अब महत्वपूर्ण नहीं है, हमें आगे देखना होगा। गो।
इसलिए आप मुझे गांव प्रमुख कह सकते हैं। झांग यी ने अपनी बाहें उठाईं। मुझे लगता है कि आपको हाउजी कहना बुरा नहीं है। जब मेढक ने ये सुना तो उसने गुस्से में अपने पैरों पर मुहर लगाई। अरे नहीं, मैं एक मेढक हूँ, एक टॉड नहीं। नीम हकीम। गाओ त्यानवू जल्दी से चीजों को चिकना करने के लिए आया। ठीक है, आप एक मेढक हैं, हम सभी इसे जानते हैं। उसने अपना सिर घुमाया और झांग यी को फुसफुसाया, वास्तव में मुझे उसकी पहचान नहीं पता है। ये सिर्फ इतना है कि जब से मैं उससे मिला था मुझे केवल ये पता था कि वह इस झील के तल पर छिपा हुआ था। उसने कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं कहा। शायद मेरा दिमाग जमे हुए है और मैं वास्तव में खुद को एक मेढक के रूप में सोचता हूँ। झांग यी ने अपनी ठुड्डी को छुआ। ये बड़ा मेढक दिलचस्प था। क्या मेढक कीड़े से निपटते हैं? वे परेशानी पैदा कर रहे हैं। उसने मेढक को देखा और पूछा, अरे क्या आपको कोई विचार है कि तिलचिट्टे से कैसे निपटना है? मेढक ने उसके सिर को रगड़ दिया। कॉकरोच। ओह, मैं मेढक गांव का मेयर हूँ। मैं बग से निपटने में सबसे अच्छा हूँ। उन्होंने एक लंबी उंगली उठाई और कहा, मैं आपको थोड़ा विज्ञान ज्ञान दूंगा। तिलचट्टे प्रोटीन में समृद्ध हैं और बहुत अच्छा भोजन है। यदि आप अभी बहुत सारे तिलचट्टे पा सकते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उन्हें भोजन में बनाएं। स्वाद चिकन का स्वाद है जो बहुत अच्छा है। लियांग यू का चेहरा मुड़ अभिव्यक्तियों से भरा था। जब उसने सोचा कि मेढक ने बहुत सारे तिलचट्टे खाए होंगे तो उसने चुपचाप कुछ कदम पीछे ले गए। झांग यी का गला भी कुछ बार चला गया। यदि आप उन चीज़ों से निपट सकते हैं तो मुझे आशा है कि आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास निपटने के लिए यहाँ बहुत सारे तिलचिट्टे हैं और मेरे लिए यह एहसान करने के बाद मैं आपको अन्य पुरस्कार दूंगा। एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए झांग यी ने सीधे उन्हें अपनी पहचान बताई। वह तियानहाई शहर का राजा और आज जियाग्नन क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली अजनबी है। गाओ त्यानवू ये सुनने के बाद एक पल के लिए दंग रह गया और उसका पूरा व्यक्ति दंग रह गया। दुनिया के अंत के बाद, हालांकि उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों को जगाया, वह पठार गांव के पास के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनके पास बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चैनल नहीं है। झांग यी ने जो कहा वह उसे स्वर्गीय शास्त्र की तरह लग रहा था, लेकिन इसने उनके दिल में कुछ इच्छाओं को भी जगाया। झांग यी की तरह वह एक साधारण परिवार का सिर्फ एक बच्चा है। दुनिया में महान परिवर्तनों के साथ उनके पास विशेष शक्तियां हैं। यदि वह इस अवसर को जब्त कर सकता है तो वह झांग यी का अनुसरण कर सकता है। फिर शायद एक दिन वह बुलंद प्रतिष्ठा, स्थिति और शक्ति हो सकता है। इस जीवन में किसी के भाग्य को बदलने के लिए वास्तव में कुछ अवसर हैं। यदि आप इसे पकड़ते हैं तो आप इस जीवन में समृद्ध और समृद्ध होंगे। यदि आप इसे पकड़ने में विफल रहते हैं तो आप केवल अपने जीवन को कदम से कदम रख सकते हैं। अब वह पठार गांव की परवाह नहीं करता है और अभी भी सोच रहा है कि भविष्य में कहाँ जाना है। झांग यी की उपस्थिति ने उन्हें एक बहुत अच्छा अवसर दिया, इसलिए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आगे कदम बढ़ा और झांग यी को जलती हुई आंखों से देखा। श्री झांग, क्या आप कह रहे हैं कि अब तियानहाई शहर में हर जगह तिलचिट्टे हैं? तो क्या आप हमें इस समस्या को हल करने का मौका दे सकते हैं? उन्होंने कहा, मेढक को कंधे पर थपथपाते हुए। मेढक स्तब्ध था और उसे खाली देखा। इसका मेरे साथ क्या करना है? झांग यी मुस्कुराया, अपनी बाहों को पार किया और उसे सार्थक रूप से देखा। क्या आप इसे कर सकते हैं? गाओ त्यानवू ने अपने दांतों को पीस दिया और जोर से कहा, मुझे खाना दे दो। 10 दिनों में हम तियानहाई शहर में तिलचिट्टे पर कब्जा कर लेंगे। अध्याय 1100 अवसर को जब्त करें। गाओ त्यानवू की आंखों ने झांग यी को ईमानदारी से देखा। ये आंखें भाग्य और ऊपर चढ़ने की इच्छा के प्रति अचूक रवैये से भरी थीं। वह इस तरह के अवसर को याद करने के लिए तैयार नहीं था। यदि वह आज झांग यी को याद करता है तो वह कभी भी अपने जीवन में इस स्तर के व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ सकता है। उसके बगल में मेढक ने उसे विस्मय में देखा, जैसे कि यह कहना है, इसका मेरे साथ क्या करना है? झांग यी ने अपनी भौहें उठाईं। आप। तियानहाई शहर में कॉकरोच संक्रमण की समस्या ने झांग यी को सिरदर्द दिया और उसे हल करने के लिए ब्लिजार्ड सिटी के दूसरे विशेषज्ञों को देना पड़ा। उसके सामने के अजनबी के पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी। उसके पास कोई कुलीन सैनिक या जनरलों को उसकी आज्ञा के तहत नहीं है, इसलिए उसे हाइको के बारे में क्यों दावा करना चाहिए? वह मेढक आपके बगल में। झांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? गाओ त्यानवू की आंखें जलती हैं और उन्होंने जल्दी से कहा, अगर हम मेढक गांव के प्रमुख के साथ सेना में शामिल होते हैं तो हम उनसे निपटने का एक तरीका खोज सकते हैं। हालांकि बहुत सारे कीड़े हैं, गांव प्रमुख उनकी नेमेसिस है। हमारे कुछ भाई भी योगदान दे सकते हैं। जब तक आप हमें भोजन का एक कटोरा दे सकते हैं, हम निश्चित रूप से तियानहाई शहर में कीट संक्रमण को खत्म कर देंगे। झांग यी ने अपनी आंखें नीचे कर दी। ठीक है, मैं आपको ऐसा मौका दे सकता हूँ। वैसे भी वह अब जल्दी में नहीं है, इसलिए गाओ त्यानवू को मौका देने में कुछ भी गलत नहीं है।
यहाँ तक कि अगर वे विफल हो गए तो झांग यी को वैसे भी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। सबसे बुरा वह कर सकता था उन्हें कुछ आपूर्ति दे रहा था। लेकिन अगर गाओ तियानवु और अन्य सफल, तब हो सकता है कि झांग यी को इसके बारे में सोचना होगा, उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना होगा और फिर तियानहाई सिटी के सैन्य रक्षा को मजबूत करना होगा। झांग यी ने गाओ से कहा, मैं आपको पर्याप्त भोजन, ठंड सुरक्षा सामग्री और हथियार दूंगा। 10 दिनों में, जैसा कि आपने कहा, मैं देखूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। गाओ तियानवु को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद श्री झांग, मैं निश्चित रूप से आपके लिए तियानहाई शहर में कीट की समस्या को हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। झांग यी ने बेहोश मुस्कुराया, मैं आपको बाद में देखूंगा। लोगों का एक समूह घूम गया और पठार गांव वापस चला गया। मेढक उलझन में लग रहा था और गाओ से कहा, अरे जियो वो, हालांकि हमारे पास एक अच्छा रिश्ता है, क्या आपको इस मामले पर सबसे पहले मेरी राय पूछनी चाहिए। गाओ तियानवु ने जल्दबाजी में मेढक से कहा, क्या आपको कॉकरोच खाना बहुत पसंद नहीं है? इसके अलावा उन दो लोगों को देखें। गाओ तियानवु ने अपनी आंखों से झांग यी और लियांग यू को संकेत दिया। उनकी ताकत अथाह है, हम बेहतर जानते हैं कि उनके साथ सहयोग कैसे करना है। यदि आप टोस्ट नहीं पीते हैं और आपको जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, तो क्या आप परेशानी नहीं पूछ रहे हैं? क्वा, मेढक ने अपने बड़े सिर को सोच समझकर खरोंच कर दिया, ऐसा लगता है कि आपने जो कहा वह समझ में आता है। क्रोक। झांग यी और अन्य गोयान गांव लौट आए और गाओ तियानवु के परिवार के घर में प्रवेश किया। दूर से झांग यी ग्रामीणों को फुर्तीली जगह पर देख सकते थे। वह स्वीकृति से मुस्कुराया, फिर सीधे विदेशी स्थान को खोला और बड़ी मात्रा में आपूर्ति की, जो जल्द ही कमरे में एक छोटे से पहाड़ को ढेर कर दिया। गाओ तियानवु और मेढक ने इस तरह के एक जादुई पद्धति को देखा और थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। मेढक आश्चर्य में चिल्लाया, क्वैक, ये बहुत अद्भुत है, आप एक जादूगर होना चाहिए, है ना? झांग यी मुस्कुराया और कहा, यह एक महाशक्ति है। आप एक मेढक में बदल गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोगों के पास उत्परिवर्तन के बाद जादुई क्षमताएं होंगी। मेढक ने कहा, वाह, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारी जैसी जादुई शक्ति देखी है। क्रोक। गाओ तियानवु ने जमीन पर नजर डाली और देखा कि आपूर्ति की मात्रा बहुत बड़ी थी। हीटिंग आपूर्ति, हथियार और गोला बारूद और बहुत सारे भोजन। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें 10 दिनों के लिए आपूर्ति की आवश्यकता थी, झांग यी ने जो दिया वह उन्हें आधे महीने से अधिक समय तक रहने के लिए पर्याप्त था। गाओ तियानवु को अचानक स्थानांतरित कर दिया गया। वह जानता था कि उसे सही व्यक्ति मिल गया है। झांग यी एक सख्त बड़ा शॉट नहीं है, बल्कि बहुत उदार है। लेकिन वह नहीं जानता था कि झांग यी केवल उन लोगों के लिए उदार था जो उसके लिए मूल्यवान थे। यदि गाओ तियानवु पर्याप्त मूल्य नहीं दिखाता है, तो झांग यी उस पर समय और सामग्री बर्बाद नहीं करेगा। सब कुछ जो आपके लिए हल करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 10 दिनों में मैं आपके परिणामों को स्वीकार करूंगा। झांग यी के बोलने के बाद वह घूम गया और शुरू से अंत तक गाओ तियानवु की कार्य योजना के बारे में एक भी सवाल पूछे बिना छोड़ दिया। पार्टी ए के रूप में वह केवल पार्टी बी द्वारा दिए गए परिणामों की परवाह करता है और इस प्रक्रिया में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। गाओ तियानवु ने उस दिशा को देखा जिस दिशा में झांग यी जा रहा था, अपने दाहिने हाथ में कसकर रोटी का एक बैग पकड़े हुए, फिर पैकेज को आंसू ध्वनि के साथ खोला और उसे अपने मुंह में भर दिया। उसे दिन के दौरान खोई हुई शक्ति को फिर से भरने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए। फिर इस बड़े काम को पूरा करने के लिए भाइयों के साथ काम करें। जब तक मैं श्री झांग द्वारा मुझे दिए गए कार्य को पूरा कर सकता हूँ, शायद मैं गोयान गांव छोड़ सकता हूँ और तियानहाई शहर जा सकता हूँ। अगर मैं उसका अधीनस्थ बन सकता हूँ, तो मुझे भविष्य में समृद्ध होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने भोजन को बड़े मुंह से चबाया और अपने घायल भाइयों को खाना और पीना नहीं जाना। मेढक ने गाओ तियानवु को देखा और असहाय रूप से कहा, तियानहाई शहर में कीट प्लेग बहुत गंभीर लगता है। मैं सोते समय भूमिगत कीटों के चहक को सुन सकता हूँ। अरे, ये सही नहीं है। अगर यह हल करने के लिए इतनी आसान समस्या है, तो इससे निपटने के लिए हमारी बारी नहीं है। मेढक, आपको इस बार मेरी मदद करनी चाहिए। गाओ तियानवु ने मेढक को गंभीरता से देखा और कहा, ये बेशक है। आखिरकार बहुत सारे मसालेदार और स्वादिष्ट भोजन हैं, मैं इस अवसर को याद नहीं करूंगा। मेढक ने जमीन से चिकन पैरों का एक बैग उठाया, उसे खोला और उसे सीधे अपने बड़े मुंह में फेंक दिया और फिर उसे खुशी से निगल लिया। क्रैकिंग, कॉकरोच की तरह खुशबू आ रही है। मेढक ने एक अंगूठा दिया, भले ही उसके पास केवल 3 उंगलियां थीं। झांग यी आश्रय में लौटने के बाद उन्होंने अपने परिवार को पठार गांव में आने वाली दिलचस्प बातें बताईं। हर कोई उस लड़के के बारे में उत्सुक था जो एक मेढक में बदल गया, लेकिन वे अभी भी इस बारे में बहुत संदिग्ध थे कि क्या वे कॉकरोच ज्वार को हल कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ तक कि झांग यी को ब्लिज़ार्ड सिटी के विशेषज्ञों की ओर रुख करना पड़ा। क्या अधिक है, इसके पीछे लोग इस सब को नियंत्रित कर रहे हैं। यांग शिनिक्सिन ने अपनी उंगलियों से अपने बालों को रगड़ दिया और शांति से कहा,
हालांकि अगर हम वास्तव में पाते हैं कि वे प्रतिभा हैं, तो हम उन्हें हमारे लिए काम करने के लिए भर्ती कर सकते हैं। आखिरकार तियानहाई शहर में प्रतिभा में गिरावट आज बहुत गंभीर है। झांग यी ने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे भी ये केवल थोड़ा पैसा खर्च करता है, बस इसे एक खेल के रूप में मानता है। तियानहाई शहर में इस समय कॉकरोच संक्रमण की दूसरी लहर अभी दबा दी गई थी। नए वेरिएंट पहले से ही उभरने लगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई पर्दे के पीछे इसकी योजना बना रहा है। झांग यी धैर्य के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, ये देखने के लिए कि कौन अधिक अधीर था और पहले कार्रवाई करेगा। आपको इस समय चिंतित नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये छाया के साथ एक मुट्ठी लड़ाई में बदल जाएगा और आपकी सारी ताकत का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं होगी।